हम लोग इतने खुश थे कि हम इस पॉडकास्ट के लिए आ रहे हैं। सो थैंक यू, आपने मुझे बुलाया एंड आई होप कि जो भी क्वेश्चंस है उसका मैं अच्छे से आंसर कर पाऊँ। तो जया जी, सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो अपब्रिंगिंग के बारे में क्या बताया गया कि एक बच्चे को पाला कैसे जाए। तो पहला तो जैसा कि स्पिरिचुअलिटी मैं हमेशा कहती हूँ बहुत यंग एज प्रोसेस है। ये हम अभी बाहर भी बात कर रहे थे बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम चाहे चार धाम यात्रा है या भक्ति है, जो भी है बहुत ओल्ड एज पे डालते हैं। जी। और मैं कथा में हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप जब सब कुछ एकदम हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं और तब आप कहते हैं कि अब हम भगवान को बुलाएंगे, और भगवान ऊपर बैठे कह रहे थे अब हम बुलाएंगे, तुम क्या बुलाओगे? अभी तुम बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारा अब बोर्डिंग मेरे पास हो बुलाने गया की बारी है तुम्हारी। तो और उस वक्त आपको तो कुछ देखना ही नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। और आज का टाइम तो इतना कंपटीशन है, हमें ही दिख रहा है हाँ। कि हमारी जनरेशन, तो मुझे लगता है कि जब तक गोली की जनरेशन या उस एज के बच्चों की जो जनरेशन आएगी तब कितनी भागदौड़ होगी। आज कॉलेजेस में अगर 98-99% कट ऑफ है, हाँ। तो तब क्या होगा कि 100% ही लाओगे तो ही मिलेगा, तो नहीं ही तो मिलेगी। तो कितना कंपटीशन है, उस वक्त कितना स्ट्रेस आता है। तो वो जैसा जो अगर आप इस एज में समझ रहे हैं कि प्रायोरिटी शायद आपको अच्छा लग रहा है, जो एक कामनेस आ गई Yes. है या भजन है या सत्संग है, भजन एक्चुअली सत्संग ही तो है। यस। और साइंटिफिकली प्रूवन भजन आपकी मेमोरी पावर, सत्संग आपकी मेमोरी पावर ठीक करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ठीक करता है, आपको काम करता है, स्ट्रेस फ्री करता है। तो ये चीजें अब आपको रियलाइज हो रही है। तो आई थिंक फर्स्ट चीज ये कि आप उसको अभी से रियलाइज कराएं कि उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पूछते हैं फर्स्ट कौन आया, मार्क्स कितने आए, कौन फेल हुआ, तुम्हारे कम क्यों आए। पर कोई भी स्कूल से आने के बाद बच्चे से ये नहीं पूछता किसकी मदद की, किसको हंसाया। ये तो उसको ऐसा लगता है कि फर्स्ट आना, पैसा कमाना, आगे रहना, यही इम्पोर्टेंट है। अच्छा बनना, हेल्प करना, सही रास्ते पर चलना, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो स्कूल लाइफ में तो वो चलो चीटिंग वीटिंग करके आगे निकल जाएगा, राइट। पर लाइफ में चीटिंग का मतलब तो गलत रास्ता ही हो गया ना। बिल्कुल क्योंकि उसको तो यही सिखाया गया कि बेटा आगे रहना, फर्स्ट आना। राइट। तो उसके दिमाग में यही है और कंपटीशन मेंटालिटी जो है बहुत वो ही ज्यादा होती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको लग रहा है बच्चा छोटा है और वो समझ नहीं रहा, वो इस एज में सबसे ज्यादा समझता है, उसकी मेमोरी में बातें ठहरती है। और मैं इसलिए कहती हूँ कि शायद आपको आपके 10-12 के सिलेबस याद नहीं होगा इतना, ABCD याद होगी आपको, आपके पोएम्स याद होगी, क्योंकि उस वक्त चिपक जाती है मेमोरी में चीजें। बस गलती क्या हो जाती है, उस एज के बच्चे को सही गलत नहीं पता होता, तो उसको जो दिखता है वो ले लेता है। तो हमें लग रहा है कि हम बच्चे के सामने चिल्ला रहे हैं या गालियां भी दे रहे हैं, वो अरे क्या समझ आता है, उसको सब समझ आ रहा है, वो सब सुन रहा है और वो आगे जाके वही चीज दोहराने वाला है। और मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर कोई बच्चा बहुत हंसता है तो उसके घर में ऐसा माहौल है, इसीलिए कोई बच्चा बहुत रो रहा है तो वो कंटिन्यूअसली किसी को रोते हुए देख रहा है। और या तो एक और तरीका होता है, जैसे आपने कई घरों में मैंने तो देखा है कि बच्चे जब गलत जिद करते हैं तो कभी कभार रोने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स ही दूसरों को कहते हैं अरे मत करो, दे दो वरना वो रोने लग जाएगा। वो सुन रहा है, उसको समझ आ रहा है रोने से मेरा काम होता है। और कई बार इसलिए बच्चे रोते, आंसू नहीं आते पर रो रहे हैं, क्योंकि उनको उस वक्त काम कराना है अपना। हाँ, बट जया जी हमारा बच्चा तो मतलब हम अपना कोई गाना लगा लेना तो चिल्लाने लग जाता है कि हमारा लगाओ, तो इसका मतलब वो सब समझ रहा है। हाँ, वो समझ रहे कि आप उसकी कौन सी हरकत से उसकी बात मान रहे हो। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि बच्चा जब आपसे कोई उपहार मांगता है जी, उपहार मतलब उसको हो गया उसकी गलत जिद। यहाँ पर उपहार मतलब कि कोई ऐसी चीज मांग रहा है जो उसके लिए अच्छा नहीं है, तो अगर उपहार नहीं दोगे तो वो कुछ देर रोएगा, और संस्कार नहीं दोगे तो वो जिंदगी भर रोएगा। क्या बात है कि मतलब आपके जाने के बाद भी वो फिर ज्यादा खराब है ना। आप अपने सामने उसको गिरने दो, उसको ठीक होने दो या रोने भी दो, पर क्योंकि आप खड़े तो है पीछे, जब चले जाओगे तब उसको कोई उठाने वाला नहीं है। और दुनिया तो ऐसी है, गिरे हुए को और गिरा दे वो तो बिल्कुल ही ना उठाए। तो आप अपनी आंखों के सामने उसको ठीक कर दो कि इतना काबिल बना दो कि वो चाहे संस्कारों में काबिल है, पैसे में है, इमोशंस में है, स्पिरिचुअलिटी में है, कि आपको जाने से पहले इतना तो विश्वास हो जाए कि ये मेरे बिना भी अपनी जिंदगी निकाल लेगा, इतना काबिल तो है मेरा बच्चा। क्या बात है। मैंने जब कृष्ण भगवान की बचपन की लीला जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें नटखट शरारतें, हर तरह की शरारत, कभी मिट्टी खा ली तो माँ को पूरा अंदर तीनों लोग दिखा दिए, कभी कुछ कर दिया। तो ये जो भगवान के बचपन की कहानियां है उससे हमें क्या सीख देना चाहते हैं ग्रंथ? देखिए, एक तो ग्रंथ हमेशा सीख ही देते हैं, कॉपी करने नहीं। गीता जी में कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि जो भी आपको स्क्रिप्चर सिखाते हैं उसकी नकल नहीं करनी है, उसे सीख लेनी है। क्योंकि हम, जैसा अभी आपने कहा मिट्टी खाई तो
तीनों लोग दिखा दिए। अब वैसे कि बच्चा मिट्टी खा ले पर वो बोले से तीनों लोग थोड़ी दिख जाएगा। सही बात है। तो मतलब नकल तो आप नहीं कर सकते, वो भगवान है। शंकर जी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग नशा ये सोच के शंकर जी के नाम से करते हैं, अरे भोले बाबा भी तो करते हैं, हाँ बोले अरे बाबा। जहर भी पीते हैं, पियो, करेक्ट। हाँ जहर भी तो पीते हैं। तो आप भगवान का नाम लेकर नकल जब करते हो तो वो तो एकदम मना है स्क्रिप्चर्स में, क्योंकि हमारी शक्ति उतनी है नहीं, तो उसे सीख लेने को कही गई है। तो कृष्ण जी के जीवन से मैं हमेशा कहती हूँ सीख है कि उन्होंने जो जिया वो 100% जिया। बच्चे रहे तो ऐसे बच्चे रहे कि आज आप ये कुमार विश्वास जी को आप जानते जी, होंगे, जी, तो जी। उनका एक टॉपिक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि श्री कृष्ण कैसे है कि बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आज हर नटखट बच्चा अपने माँ बाप के लिए कन्हैया ही है, वाह। कि रे मैं तो घर का कन्हैया है, क्योंकि उनका बचपन ही इतना अच्छा था कि सबको अपने बच्चे के अंदर वही बचपन दिखता है। प्यार किया तो ऐसा किया कि हर कोई आज राधा कृष्ण के प्रेम की एग्जाम्पल देते हैं। युद्ध के बारे में बात आए तो महाभारत का युद्ध का ही नाम आता है। पॉलिटिक्स राजनीति की बात है, कृष्ण सी राजनीति तो कोई नहीं कर सकता कि 100 कौरव 5 पांडव 5 को जिता दिया 100 को हरा दिया। और ज्ञान ऐसा कि गीता से ऊपर ज्ञान कोई आज माना नहीं जाता। तो जो किया उसमें 100% दिया, फिर दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। वो बचपन के बाद जब व्रत छोड़ा छोड़ दिया, फिर ऐसा नहीं कि बीच में लटके हुए कि यहाँ भी है वहां भी है, नहीं, वो छोड़ दिया तो फिर छूट गया। भले ही मन के अंदर फीलिंग्स है जो भी, लेकिन अपने आगे वाले काम में उस पर हावी नहीं होने दिया, उस चीज में परफेक्ट रहे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि शास्त्र आपके एज बना के रखे कि इतने से इतने में बचपना, इतने से इतने में डिसिप्लिन, इतने से इतने में विद्या, उसके बाद गृहस्थ या वैराग्य, कि कुछ टाइम दे उसका, आपका दिमाग उस वक्त उसी चीज के लिए सबसे अच्छा चलता है। पढ़ाई करो तो सिर्फ अपने काम में पढ़ाई में फोकस करो, वरना बीच के रह जाते हो ना इधर की ना होगी। तो इसीलिए बचपना तो बच्चे को अच्छे से जीने दीजिए। मैं कहती हूँ मस्ती करना गलत नहीं होता, जब गलत चीज की मस्ती हो वो नहीं करने दे। बाकी मस्ती तो यही उम्र है, बड़े होने के बाद हम कहाँ कर रहे हैं, काम में पड़ गए हैं। कुछ लोग आज भी कर रहे हैं मस्ती। ये बहुत शरारती है। गोले में जितनी शरारतें आई है ना वो भारती से आई, क्योंकि भारती को मैंने देखा है कि वो 24 घंटे शरारत कर सकती है। पर आई थिंक ये एग्जाम्पल है ना कि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा हमेशा रखो। मैं कसम से मैंने बहुत कॉमेडियंस के साथ काम किया है। बहुत लोग बोलते हैं ना भारती आप बहुत अच्छी कॉमेडी, ये कॉमेडियन नहीं है, ये एक मस्तीखोर लड़की है जो जिंदगी भर मस्तीखोर रहती है और उसको पैसे मिलते हैं। सच में मुझे कभी कभी लगता है जब मुझे सच में ज्यादा पैसे मिलते हैं ना जया जी, तो मुझे लगता है मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि सबके शौक होते हैं। मेरा शौक है कि मैं कुछ बोलूं और ये हंसे, 5 मिनट के लिए दुख भूल जाए। तो आपके आने से पहले मैं इनके साथ हंस रही, व्लॉग बना रही, मस्ती कर रही थी, और जब उस चीज का पैसा मिलता है तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। मुझे जो चीज पसंद है मैं वो कर रही हूँ और मुझे उसका पैसा मिल रहा है, क्योंकि लोग अपनी पसंद की चीज नहीं कर पाते। आपको माँ बाप कहेंगे कि डॉक्टर बनना है, लेकिन उसको पेंटर बनना है ना। बट मेरे को तो जो बनना था मैं बन गई और उसी चीज का पैसा मिल रहा है और लोग खुश हो रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जब लोगों को हंसाती हूँ तो कहीं ना कहीं दुआएं लगती हैं, जिसकी वजह से मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरे ही पसंद के काम का पैसा मिल रहा है ना। अग्रीड। क्यों औरतें इतना कम स्पिरिचुअल लीडर्स में नजर आती हैं? एक तो ये भी है कि आपको आगे आने नहीं दिया जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उस वक्त आपको या हर लड़की को मैं हमेशा कहती हूँ कि जो उसकी फैमिली है उसका सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। बहुत, क्योंकि लड़कियों के लिए मोस्टली शादी ही है कि उनको पढ़ाया भी अगर ज्यादा नहीं करेगी कि अरे पराई घर चली जाएगी, या ज्यादा करियर के लिए नहीं, अरे पराई घर चली जाएगी, अरे शादी कर लेगी, शादी की चीज। पर मेरे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे आज भी लोग कहते हैं कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक है मेरी जिंदगी का, शादी कब कर रहे हैं, शादी कब कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ बाहर वाले ये बात करते हैं, मेरे घर में इसकी बात भी नहीं उठती। मतलब मेरे मम्मी पापा को एकदम है कि जब तुम्हारा मन, क्या पता बंद कमरा करके रहते हैं, शादी कब कर ऐसा तो नहीं कहीं। नहीं, मतलब मैं कई बार कहती हूँ कि वीडियो में पापा देखो ऐसे पूछा, बाबू तेरे क्या पड़ी है, तुम जिंदगी जियो अपनी अच्छे से, जब तुमको करना है तब तुम करना। वाह। तो मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई कहता है ना कि मेरी बेटी, मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, वो कहते हैं कि मेरी बेटी आपकी जैसी बने, मैंने बोली तभी बन सकती है जब माँ बाप मेरे जैसे होंगे। आपको माँ बाप मेरे जैसे बनने पड़ेंगे, ऐसी फ्रीडम देनी पड़ेगी। और आज आई थिंक स्पिरिचुअल लाइन तो थोड़ा भी वो लोग डर जाते हैं कि थोड़े से स्पिरिचुअल होने की पहला काम शादी कराओ, वरना वैराग्य ना ले ले, अरे ये जंगल ना चली जाए, आश्रम ना, ये बहुत डर है। पर मेरे पेरेंट्स को कभी ये चीज का नहीं था, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और क्लास 12 तक की पढ़ाई में तो मैं कहूंगी कि मैंने तो बहुत बाहरी रूप की पढ़ाई की थी। एक्चुअली स्क्रिप्चर्स मेरे पेरेंट्स पढ़ते,
ओह और मुझे बेस्ट पार्ट्स निकाल के देते थे, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी चल रही थी स्कूल की पूरी, और मैंने रेगुलर स्कूल किया है मैंने, तो मेरी पूरी क्लासेस होती थी, बोर्ड्स होता था, स्पोर्ट्स, तो वो पढ़ते थे और वो मुझे बेस्ट पार्ट निकाल के देते थे कि ये तुम्हारे काम की चीज़ है, इसको तुम पढ़ो। तो मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि वो मेरे पीछे खड़े थे, बहुत तो सही बात। बहुत ज़रूरत होती है। और दूसरा, मैंने क्रिटिसिज्म से हारी नहीं मैं, कि मुझे जब मैंने भजन से शुरुआत करी थी, तो मैं जब भजन गाई तब लोगों ने कहा कि अरे नहीं 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 गाना चाहिए, नहीं अच्छा लगता है, बेटी को ऐसे हर जगह थोड़ी लेके जाते हैं। पर मैंने बोला मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो करना है, मेरे पेरेंट्स ने बोला करना है, तो फिर हम साथ खड़े हैं। ठीक है, भजन में थोड़ा नाम हुआ, उनको अच्छा लगा, तब मैं हमेशा देखती हूँ, दुनिया वाले जब काम करोगे ऐसी तो चीज बोलेंगे होती नहीं है कर ना। सकते, हाँ फेमस, अरे हमको पता था ये तो बहुत आगे आएगी। यस, होता है। ये भजन में खुश हो गए, फिर कथा करी तो बोलते नहीं नहीं भजन ही अच्छा था, कथा वथा नहीं है बस की। मैंने बोला मुझे तो करनी है, मुझे अच्छी लगी मैं तो करूंगी। मैंने 3 दिन की कथा करी, फिर वो फेमस हुआ तो बोले बहुत अच्छी करी। फिर मैंने भागवत जी करी 7 दिन की, बोले नहीं नहीं वो 3 दिन ही अच्छा था, 7 दिन तो इनके बस का नहीं है। अरे बाप रे, फिर 7 दिन फेमस हुआ था, उसके बाद मोटिवेशन किया, बोले नहीं नहीं कथा ही तक अच्छी हो, मोटिवेशन। तो मुझे लगता है आप कुछ भी करो ये तो बोलते रहेंगे, तो मैं उस चीज से कभी नहीं रुकी। और फिर आगे आप बढ़ते जाते हो तो वो आपको अप्रिशिएट कर ही लेते हैं, कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। यस, तो आप, और उसका भी एक रीजन है कि सूरज जब उगता है तो कंट्रीब्यूट करता है। हाँ आप कितनी अच्छी दुनिया बात में बोली। जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे वो आपको सलाम नहीं करेंगे, उनको सही लगेगा बात। दिया क्या है अभी तक अपने आप Exact. जब। लेकिन आप फॉर एग्जांपल आप अगर कॉमेडी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप लोगों को हंसा रहे हैं, और जब एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन में आपका काम हो रहा है, तब उनको लगता है कि नहीं नहीं कंट्रीब्यूशन है, तो तभी अब सलाम तो सलाम करना बनता है। तो आई थिंक ये दोनों है, 50-50 है, थोड़ा नेगेटिव भी है थोड़ा पॉजिटिव भी है, बट आप चलते रहो तो काम हो जाएगा। जैसा